अब अगले कुछ हफ्तों में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की मारामारी शुरू होने जा रही है। तो इस शो में आपको हम बताएंगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से जुड़ी हुई कुछ बारीकियां, साथ ही साथ जो दूर करेंगे इनकम टैक्स से जुड़ी हुई उलझनें। और इसके लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स ग्रुप, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं लक्ष्मण रॉय। हमारे इस कोशिश में हमारे साथ होंगी जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत हमारे शो में। और गौरी और हम मिलकर के आपको अगले आधे घंटे तक कई सारी खास बातें बताने वाले हैं। मिसाल के तौर पर इस साल आप जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उसकी तुलना इनकम टैक्स विभाग पिछले साल के आपके रिटर्न से करेगी। अगर उसमें अनियमितता पाई गई तो आपके ऊपर हो सकती है कड़ी कार्रवाई। साथ ही साथ इनकम टैक्स विभाग से अपना इनकम छिपाना पड़ सकता है महंगा। और समय से पहले होम लोन कर रहे हैं पेमेंट तो कैसे करें टीडीएस क्लेम। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने शो के शुरू में कहा कि अब अगले कुछ हफ्तों में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की मारामारी शुरू होने जा रही है। इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल किया जाए आपने कई शो में देखा होगा, लेकिन इस बार एक खास बात यह है कि इनकम टैक्स विभाग आपके इस बार के इनकम टैक्स रिटर्न को पिछले साल के इनकम टैक्स रिटर्न से तुलना करेगा। और तुलना करने पर अनियमितता पाई गई तो फिर आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। तो क्या सावधानी बरतें, गौरी समझते हैं। गौरी, तुलना कैसे करेंगे लोग? देखिए लक्ष्मण, इसमें सबसे पहले तो अभी क्लैरिटी इतनी नहीं आई है कि क्या क्या चीज़ों की तुलना होने वाली है। तो डिपार्टमेंट एक FAQs जारी करेगा जिसमें बताया जाएगा कि किस किस चीज़ की तुलना हो सकती है। लेकिन अगर हम देखें तो क्योंकि बिल में इसको मेंशन किया गया है, तो जब आपकी रिटर्न प्रोसेस होती है, अभी तक क्या होता था, जब रिटर्न प्रोसेस होती थी तो नॉर्मल चीज़ें देखी जाती थी। छोटा मोटा कोई एरर हुआ है, TDS का मिसमैच है 26 AS से, AIS से, कोई अरिथमेटिकल एरर है, और ऐसी चीज़ों के लिए रिटर्न प्रोसेस होती थी और आपको इंटीमेशन आ जाती थी। लेकिन अब सरकार एक कदम आगे बढ़ के पिछले साल की रिटर्न से भी आपकी इस साल की रिटर्न को कंपेयर करेगी, और उसमें अगर कोई मिसमैच होगा तो नोटिस आ सकता है। अब इसमें किस तरह का मिसमैच हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। आपने कोई पिछले साल कुछ क्रेडिट क्लेम किया था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई फिगर आपको इस साल दिखानी थी। कोई भी चीज़ ऐसी जो आपने लास्ट ईयर शो की थी और आपका उसका इफेक्ट इस साल में भी आ रहा है, और इस साल आप भूल गए, या आपने इस साल कर लिया, पिछले साल उसका कुछ एडजस्टमेंट था वो रह गया, तो यहाँ पे आपका मिसमैच आएगा। जब FAQs आएंगे निकल के तो उसमें बताया जाएगा कि कौन सी चीज़ें इसमें जो हैं वो मैच होंगी और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब लक्ष्मण, इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये कि इसका फ़ायदा भी है कि आपका फर्स्ट प्रोसेसिंग में ही पता लग जाएगा कि कोई गलती है तो आगे नोटिस आने का चांस नहीं है। लेकिन इसमें ये भी एक प्रॉब्लम है कि जो लोग अपनी ईमेल्स रेगुलरली नहीं देखते हैं वो मिस कर सकते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से ये तो मैं भी चेक नहीं करता हूं अपना ईमेल। ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं लक्ष्मण। आप अगर देखें तो कई लोग तो अपने CA का या जिनसे ITR फाइल कराते हैं उन्हीं का ईमेल और नंबर दे देते हैं, तो उन्हीं की जिम्मेदारी बढ़ जाती हो। लेकिन ये गलत है, देना नहीं चाहिए। देना हमेशा अपना चाहिए, और अपना ही मोबाइल नंबर, अपना ही ईमेल ID हमेशा देना चाहिए। लेकिन कई लोग अभी भी ऐसा करते हैं। उस केस में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर आपने वो इंटीमेशन जो डिपार्टमेंट ने आपको भेजी है वो मिस कर दी, और उसमें कोई ऐसी जानकारी डिपार्टमेंट आपको देना चाह रहा था कि आपसे ये मिसमैच हुआ, आप उसको करेक्ट करें, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। बड़ी ईमानदारी से गौरी ने बता दिया कि आप अपने CA का ईमेल ID मत दीजिए, और सही भी है, क्योंकि इनके पास बहुत सारे क्लाइंट होते हैं, कई मेल हो सकता है मिस कर गए, और चूंकि नोटिस तो आपके नाम से आना है तो अपना हित अपना खुद ध्यान रखिए। तो आप अपना ईमेल ID दीजिए, अपना मोबाइल नंबर दीजिए, ताकि इनकम टैक्स विभाग कुछ भी पूछना चाहता हो, कोई जानकारी देना चाहता हो तो आपके पास आ जाए। और ईमेल ज़रूर चेक करिए। ईमेल नहीं चेक करने वाली आदत जो है उसको भूल जाइए कि व्हाट्सएप पे सिर्फ चेक करना है। हालांकि मुझे लगता है व्हाट्सएप पे भी शुरू करना चाहिए इनकम टैक्स विभाग को, क्योंकि लोग व्हाट्सएप ज़्यादा चेक करते हैं। जिस तरह से सरकार आगे बढ़ रही है, मुझे लगता है जल्दी व्हाट्सएप पे भी कम्युनिकेशन आने व्हाट्सएप पे कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ईमेल कई लोग चेक नहीं करते। लेकिन एक बात कि कई सारी चीज़ें होती हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। मतलब जो आपने पिछले साल फाइल किया मोटा मोटी वो आपको अगले साल कैरी होगा। कोई एक मद है, कोई ऐसा सब्जेक्ट है, तो वो सारी चीज़ें मिस हो जाएंगे तो इनकम टैक्स विभाग पकड़ लेगा कि क्या मामला। बिल्कुल, देखिए जैसे आपने बोला कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज, अगर मेरा पिछले साल कोई लॉस था जो मैं अगले 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ, उसको बिल्कुल एक्यूरेटली कैरी फॉरवर्ड करना बहुत या फिर अचानक से कोई आमदनी बढ़ती दिख गई,
वो तो एक अलग मुद्दा है। आपके सडनली आपकी इनकम बढ़ गई या सरकार देखे कि आपके खर्चे ज़्यादा हैं, जो एक दिख रहे हैं खर्चे, आपके क्रेडिट कार्ड के खर्चे, आपकी प्रॉपर्टी परचेज, गाड़ी की परचेज, लेकिन आपकी इनकम इतनी नहीं है, वो तो आपका वैसे भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस में आता है और उसमें अलग तरह के नोटिसेस आते हैं, तो वो उन चीज़ों का ध्यान तो वैसे भी रखना है। बिल्कुल, इस पर हम लोग आगे चल के भी बातचीत करेंगे शो में, लेकिन इस बीच हमारे साथ कई सारे कॉलर फोन लाइन पर ज्वाइन हो चुके हैं। चलते हैं सबसे पहले नासिक, वीरेंद्र जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। वीरेंद्र जी नमस्कार। नमस्ते। कैसे हैं आप? बस मजे में। बताइए, हमारे गौरी चड्डा हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं, आपके सवालों का जवाब देंगे। ये मेरे क्वेश्चन जनवरी 24 में ही भेजा था, मगर आपके वहाँ से रिप्लाई नहीं आया था, अभी आया है। हाँ, तो ये जुलाई 23 में जब रिलायंस का डीमर्जर हुआ था, हाँ, उस टाइम मेरा 8 फ्यूचर अलग अलग जुलाई अगस्त के खड़े थे और 8 कॉल ऑप्शन अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के थे, तो स्क्वायर अप हो गया डीमर्जर के बाद में। उसका जो डिफरेंस आया वो उन्होंने मेरे ब्रोकर ने स्पेकुलेटिव में डाल दिया। तो मेरे को ये जानना था, क्या ये बिजनेस इनकम एफएनओ का ये तो बिजनेस रहता है, तो ये स्पेकुलेटिव में कैसा क्या डाला गया, ये सही है या गलत है? ठीक है, देखिए, इसमें सबसे पहले तो आपको ये जो ब्रोकर ने आपकी एडजस्टमेंट की है, तो उन्होंने स्पेकुलेशन में दिखाया है, क्योंकि वो उसकी आपकी ट्रांजैक्शन इस तरह से हुई होगी कि स्पेकुलेशन में फॉल हुई होगी। नॉर्मल एफएनओ ट्रांजैक्शंस जो होती हैं, अगर आप क्योंकि एफएनओ करते हैं तो आप देख रहे होंगे, वो आपका नॉर्मल इनकम, बिजनेस इनकम ही बनती है और उसी में दिखाया जाता है। क्योंकि ये डीमर्जर का केस था, इसमें कोई ट्रांजैक्शन ऐसी हुई है डेफिनेटली जिसकी वजह से आपका वो स्पेकुलेशन में गया है। अब क्योंकि ब्रोकर ने, और आपका समय भी निकल चुका है, आप जैसे बता रहे हैं कुछ महीने पहले की बात है, आपके ब्रोकर ने इसको स्पेकुलेशन इनकम ट्रीट किया है, तो जब आप अपनी आईटीआर फाइल करेंगे तो आप इसको स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम ही मानेंगे। दोनों का कॉलम अलग होता है, लेकिन दोनों ही बिजनेस इनकम है। इंट्राडे आपकी ये वाली जो आपकी स्पेकुलेशन ट्रीट की गई है, वो स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम आती है, और जो आपकी एफएनओ है वो नॉर्मल बिजनेस इनकम आती है। ज़्यादा फ़र्क आपकी आईटीआर पे पड़ना नहीं चाहिए, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि आपकी हेडिंग दोनों की अलग हो जाएगी। और अगर क्योंकि आपके ब्रोकर ने उसको स्पेकुलेटिव इनकम ट्रीट किया है, आईटीआर में आप भी उसको स्पेकुलेटिव ही ट्रीट करें, नॉर्मल बिजनेस इनकम ट्रीट ना करें। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा वीरेंद्र जी। ओके, थैंक यू। चलिए, अब चलते हैं दिल्ली, जहां से गौरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गौरी बताएं, क्या सवाल आपके पास? गौरी का नमस्कार। 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 अच्छा, मेरा केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जरा 1 मिनट लूंगी बताने में, बैकग्राउंड बिल्कुल तसल्ली से बताइए। हाँ जी, ऐसा है, मैं बैंकिंग और फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ खुद। आई लॉस्ट माई हस्बैंड जनवरी 20, तो 2021 फाइनेंशियल ईयर के फाइल करते समय मेरे सीए ने भी कहा कि इस साल का तो आप फाइल कर सकते हैं, नहीं तो आपकी और इनकी इनकम दोनों क्लब हो जाएंगी और टीडीएस भी क्लब होके जो डिडक्ट हो रहा है वो कट जाएगा। तो पहला साल तो ठीक निकल गया। दूसरा साल में जब मैंने, और तब तक सब मैंने इन्फॉर्म कर दिया, और इनका जो पैन कार्ड था वो डीएक्टिवेट भी हो गया, तो सब बैंक्स को भी इन्फॉर्म कर दिया था, सब कुछ कर दिया था। लेकिन अगले साल में जब मैंने, और इनके, आई एम ए लीगल हेयर ऑफ हिज इनकम, हिज लेगेसी, तो उसके अंदर उन्होंने, बैंकों ने इनका टीडीएस काट कर जमा करा दिया इनके पैन पर। अब इनकम टैक्स ऑफिस का भी कसूर है या नहीं है, ये सब बैंकों का ये हाल रहा, सबने इनके पैन को और मैंने जब अपना टैक्स रिटर्न फाइल करा फॉलोइंग ईयर में, तो उसके अंदर मैंने अपनी, इनकी और अपनी दोनों इनकम क्लब भी कर दी और टीडीएस भी क्लब करके उसको डिडक्ट कर दिया। तो जब उन्होंने देखा कि मैंने टीडीएस डिडक्ट किया है और वो पैन के अंदर, मेरे पैन के अंदर नहीं है, उनका डीमैट, इनका पैन तो साइट ही नहीं हो रहा था क्योंकि वो डीएक्टिवेट हो चुका था, तो इसीलिए उन्होंने वो नोटिसेस भेजने शुरू कर दिए, जो कि बहुत हैवी नोटिसेस थे। उसके बाद सीए ने रिवीजन भी दिया, बताया भी, ये केस अभी तक चलता जा रहा है। फिर मुझसे कहा गया कि ऐसे केसेस बहुत हो रहे हैं टीडीएस के, खासतौर पे वो कोविड के समय, जब फिर बाद में
ये इंसिडेंट हुआ था। तो उसके बाद उन्होंने फिर बोला कि या हम केस फाइल करेंगे। मैंने कहा मुझे नहीं केस वेस फाइल करना, चक्कर नहीं कोर्ट के काटने, मैं ये टीडीएस एंट्री रिवर्स करवा देती हूँ। मैंने ये एक्सरसाइज शुरू करी विच इज अ लेसन टू मी एंड परहैप्स पीपल हु आर लिसनिंग। सब बैंकों के अकाउंट से मैंने टीडीएस रिवर्सल का एक्सरसाइज शुरू करी और उनको बताया कि आपके पास सारा फॉर्मेट था, फिर भी आपने क्यों इनके डीमैट अकाउंट में, बैंक अकाउंट में मेरा नाम था, इनके डीमैट में क्यों जमा करा। फॉर्चुनेटली इट स्टार्टेड विद द हाई प्राइवेट बैंक से, सॉरी स्टेट बैंक से, पब्लिक सेक्टर बैंक से, एंड दे रिवर्स द एंटायर एंट्री। 26 ईयर्स में आज के दिन में फिर सारी एंट्रीज जो हैं सब बैंक्स में रिवर्स हो गई। अब 26 ईयर्स में कोई कुछ नहीं दिखाता, लेकिन ये वो पुराना वाला वो पेंडिंग डिमांड करके मुझे भेजते जाते हैं और फिर उस पर पेनल्टी और टैक्स ऐड करते चले जाते हैं। अब मुझे बताइए गौरी जी, सब कुछ मैंने करवा दिया जो कि उनको करना चाहिए था, और उसके बावजूद भी दिस बिकम्स अ रियली गुड केस स्टडी फॉर व्हाट वन शुड नॉट डू। क्या करूं आगे कि ये मेरे नहीं, वाकई काफ़ी दुखदाई ये इंसिडेंस है। और गौरी क्या कर सकती है? देखिए लक्ष्मण, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो जो मुझे समझ आया, जब तक आपके हस्बैंड थे तो उनकी जो ITR है वो उन्हीं के पैन पे जानी थी, और आई थिंक आपने वैसे ही भरी है। उसके बाद से आप लीगल हेयर हैं तो आप उनकी एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आप उनकी ITR फाइल करेंगी, यानी कि उनके जाने के बाद उनके अकाउंट में जो भी इनकम आती है वो आपकी इनकम में ऐड होके आपकी रिटर्न में जानी थी, जो मुझे लगता है आपने सही तरीके से किया है जितना मुझे समझ आया। उसके बाद बैंक ने जो TDS आपके नाम पे काटा या उनके नाम पे काटा, आपने अपनी इनकम में क्लब करके दिखाया, वो भी आपने बिल्कुल ठीक किया। तो जहाँ तक मुझे समझ आया आपकी कोई गलती थी नहीं, कहीं कोई लैग हुआ है रिटर्न भरते वक्त, क्योंकि जब आप TDS फाइल करते हैं, जब रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें जो आप ये कॉलम बता रहे हैं जिसमें आपने TDS अपने हस्बैंड का अपने नाम पे दिखाया, उसमें एक कॉलम होता है स्पाउस का TDS अपने में दिखाने का। आई होप आपने उसी में दिखाया हो। अगर ऐसा कहीं कोई गलती हुई है जो ऐसे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जो आप बता रहे हैं उस हिसाब से तो आपने सब कुछ ठीक किया है, तो आप 2 काम कर सकते हैं। आप पहले तो एक ग्रीवियंस रेज कर दीजिए, खुद कीजिए पोर्टल पे। आपने ऑलरेडी बैंक्स में जाके सारी रेक्टिफिकेशंस करा दी हैं, तो आपके लिए बहुत आसान होगा एक इनकम टैक्स पोर्टल में एक ग्रीवियंस फाइल करना। और एक टैक्स डिमांड मैनेजमेंट सेल है, और बहुत एक्टिव सेल है डिपार्टमेंट की तरफ से। ये एक हेल्पलाइन है, उसका नंबर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, उस पर कॉल कीजिए, आप उनको समझाएंगे। मेरा मानना ये है कि वहाँ पे कुछ लोग बहुत हेल्पफुल हैं, आपका पूरा केस वो हाथ के हाथ देख भी लेंगे और आपको बता भी देंगे कि उसको आपने कैसे प्रोसीड करना है और वो डिमांड को कैसे हटाना है। जब आप अपनी रेक्टिफिकेशन और जो आप फाइल कर चुके हैं उनको सब बता दीजिएगा क्या केस है, कैसे है, तो वो जो हेल्पलाइन है आपकी टैक्स मैनेजमेंट, डिमांड मैनेजमेंट, वो आपको गाइड कर देंगे। अगर नहीं होगा तो आप हमें फिर दोबारा लिखिएगा, हम आगे देखेंगे कैसे करना है। हालांकि इसमें एक चीज़ और है गौरी कि चूँकि मामला काफ़ी संवेदनशील है, तो हम लोग कोशिश करेंगे आपके इस पूरे कंप्लेन को, जो आपकी शिकायत है, जो आपका अनुभव रहा है, उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे। और ये उम्मीद करें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके केस को देखे और ऐसे जो केस आते हैं उसके लिए कोई सिस्टम बनाए जो इस तरह की दिक्कतें ना आए। हालांकि कोई सिस्टम है ग्रीवांस रिड्रेसल का जो गौरी ने बताया आपको, और बाकी हम लोग अपने स्तर से भी इसमें कोशिश करें कि आपकी समस्या जल्द से जल्द सुलझ जाए। फिर भी दिक्कत बनी रहेगी तो आप हमसे संपर्क करिएगा। और कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है गौरी आपका? नहीं, कंफ्यूजन नहीं है, बट यही सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे मेरा ही केस नहीं, बहुत सारे केस हैं। ये तो मैं सोच रही थी कि मैं मतलब आई एम फाइनेंस पर्सन, मुझे इतनी दिक्कत है। बिल्कुल, तो आप बाकी लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है तो हालत कर तभी केस हो रहे हैं, इतने पेंडिंग केस हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इसको हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस में भी लाएंगे ताकि एक पॉलिसी लेवल पे इस तरह की दिक्कतों को दूर करने के लिए कोई कदम उठाया जाए। और आप टैक्स गुरु के संपर्क में रहिए, आगे कोई कन्फ्यूजन होता है तो। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे संपर्क करने के लिए। अब चलते हैं सूरत, जहाँ से प्रवीण सोलंकी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी।
बताएं क्या उलझन है आपकी? मेरा सवाल ये है सर कि मुझे मेरी वाइफ से गिफ्ट लेना है अप्रोक्सीमेटली 1,50,000 का। अच्छा, आप अपनी वाइफ से गिफ्ट लेंगे? म्यूचुअल पीपीएफ में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अच्छा, गिफ्ट कौन देगा? आपकी वाइफ देंगी? मेरी वाइफ से मैं गिफ्ट लेना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा। और वो पैसा मैं पीपीएफ में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अब मुझे ये पता है कि अगर मेरी वाइफ से जो मुझे पैसा मिलेगा, ऐसे तो टैक्स फ्री है, वो क्लबिंग प्रोविजन लगेगा। अब मेरी वाइफ भी पीपीएफ में 1.5 लाख रुपया डालेगी, तो हमें दोनों को एडवांटेज मिलेगा या नहीं मिलेगा? सबसे पहली बात तो बड़े खुश नसीब है कि वाइफ आपको गिफ्ट देने को तैयार हो गई 1.5 लाख रुपए। चलिए ठीक है। गौरी बताइए क्या कर सकते हैं? काफी यूनिक केस है। यूनिक केस है। तो आप देखिए, इसमें आपको ऑलरेडी प्रोविजन पता है। आप अगर अपनी वाइफ से कुछ लेते हैं तो आपकी इनकम में जो है उसका इंटरेस्ट क्लब हो जाता है। आप अगर वाइफ से कोई भी अमाउंट ले रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि उसकी नेचर को स्पेसिफाई करना। तो आप क्योंकि ये गिफ्ट ले रहे हैं, आप इसको प्रूव करने के लिए कि ये गिफ्ट है, लोन नहीं है या आपकी कोई इनकम नहीं है, आप उनसे एक ईमेल या रिटर्न में ले लीजिए कि वो आपको ये पैसा गिफ्ट के तौर पे दे रही हैं प्योरली आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, और ये किसी तरह का लोन या इनकम आपकी नहीं है। जब आप इसको अब ले लेंगे 1.5 लाख के अमाउंट को, आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें आपको डिडक्शन मिलेगी पीपीएफ की 1.5 लाख की। अगर आप ओल्ड रिजीम में जाते हैं उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, और आप जमा भी करा सकते हैं पीपीएफ अकाउंट में, क्योंकि आपके 1.5 लाख की उसमें लिमिट होती है। और इसके बाद जो इसमें इंटरेस्ट आएगा पीपीएफ का, क्योंकि ये इंटरेस्ट उनकी हेड में, उनके नाम पे जाना चाहिए। हालांकि पीपीएफ का इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होता है, लेकिन उसमें आप ध्यान ये रखिएगा कि जितना भी इंटरेस्ट है उसको एग्जेम्प्ट इनकम में अपनी वाइफ की रिटर्न में आपको दिखाना होगा। क्लियर है प्रवीण जी? 1.5 लाख रुपया पीपीएफ में इन्वेस्ट करेगी उसी साल में, तो क्या होगा? वो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, उनका अलग पैन नंबर है, आपका अलग पैन नंबर है। आप अपने पैन पे डिपॉजिट कर सकते हैं, वो अपने पैन पे डिपॉजिट कर सकते हैं, बट उन्होंने आपको ये पैसा गिफ्ट कर दिया है और ये आपसे दोबारा वापस नहीं लेने वाली है। ये लोन नहीं है, उन्होंने आपको दे दिया। अब आप उस पैसे से, और जब आप पीपीएफ में निवेश कर रहे हैं तो आपका ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एग्जैक्टली 1.5 लाख जो उन्होंने दिया वो ही निवेश कर रहे हैं। आप अपना पैसा अपने पैन में निवेश कर रहे हैं, पीपीएफ अकाउंट में अपने पैन के थ्रू, और उन्होंने आपको 1.5 लाख अमाउंट दिया है। उससे जो इंटरेस्ट आएगा वो आप उनके उसमें क्लब कर दीजिएगा इनकम में, और वो वैसे भी टैक्सेबल होने वाला है नहीं, एग्जेम्प्ट इनकम में शो होगा। इंटरेस्ट उनके इनकम में क्लब हो जाएगा, लेकिन एग्जेम्प्ट है। पीपीएफ का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल आपको दिखाना उनकी आईटीआर में होगा। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपकी दुविधा दूर हो गई होगी। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि अगर आपकी आमदनी असली आमदनी से ज़्यादा या फिर कम पाई गई तो आपको देखना हो कि इनकम टैक्स विभाग के दायरे में तो कहीं नहीं आ रहे हैं, या फिर कहें कि इनकम टैक्स विभाग से अगर आपने आमदनी छुपाने की जानबूझकर कोशिश की तो बड़ा महंगा पड़ सकता है। आखिर क्यों, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बनी हुई है जानी मानी टैक्स गौरी चड्ढा। गौरी, लोगों के सवाल, इससे पहले एक सवाल ये कि बहुत सारे लोग कई बार चाहते हैं कि इनकम टैक्स कम चुकाना है तो नियम तो छोड़ देते हैं, जानबूझ के इनकम टैक्स में कम आमदनी दिखाते हैं और बाद में फंस जाते हैं, और फंसने के बाद उनको डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो ये इसमें नियम में कुछ बदलाव किया गया, ऐसा मैं देख रहा था। तो इसमें लक्ष्मण यूजुअली एक्सट्रीम केसेस होते हैं जहाँ पे आपने बहुत मेजर इनकम छुपाई होती है, सोर्स ऐसा है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से आपके ऊपर सर्च ऑपरेशंस या रिक्विजिशन ऑपरेशंस हो सकते हैं। जब ऐसे एक्सट्रीम केसेस होते हैं, हालांकि इसकी लिमिट्स होती हैं और इसमें बहुत सारे रीजंस होते हैं, अगर उन किसी कैटेगरी में फॉल करता है तभी ऐसा बड़ा कदम जो है सरकार उठाती है। अगर आप इसमें फॉल करते हैं तो बेसिकली सर्च होने के बाद आपको जब डिपार्टमेंट नोटिस इशू करता है उस दिन से आपको 60 डेज दिए जाएंगे एक आईटीआर बी जो सरकार ने नोटिफाई की है अभी 7 अप्रैल को, वो भरने के लिए। ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है
बहुत अच्छा डिटेल्ड फॉर्म है। इसके अंदर आप अपनी अनडिस्क्लोज्ड इनकम जो आपने पिछले सालों में डिस्क्लोज नहीं की थी वो डिस्क्लोज करेंगे। उसमें बहुत डिटेल में आपसे सरकार इन्फॉर्मेशन मांग रही है, आपको उसमें टीडीएस का क्रेडिट भी मिलेगा और आप उसको जिस तरह से आप अपनी ITR फाइल करते हैं उसी तरह से DSC से या जो वहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक आधार OTP से कर सकते हैं, उस केस में आप वहाँ पे वो भी अवेल करके आप इसको फाइल कर सकते हैं। और ये बहुत स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस कर दिया है, बहुत इजीली आप ये रिटर्न भर पाएंगे और आपको इसके लिए 60 दिन का समय मिलेगा। चलिए, तो ये एक नया प्रावधान एक तरह से किया जा सकता है जो डिजिटाइज है, ऑनलाइन ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल। चलिए, एक सवाल लेते हैं समीर त्रिवेदी जी का, जो कि अहमदाबाद से इन्होंने भेजा है। दरअसल इनके पास होम लोन था और जब होम लोन चुकाने 5 लाख रुपए बचे थे तो इन्होंने प्रीपेमेंट कर दिया। अब ये जानना चाहते हैं कि प्रीपेमेंट जो किया, क्या इसके आधार पर कोई TDS वगैरह क्लेम कर सकते हैं, क्या ऐसा होता है क्या? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आया इनका ये उनको ये सवाल मन में कैसे आया कि TDS क्लेम कर सकते तो चाहता हर कोई पैसा। बिल्कुल, लेकिन हो सकता है ये इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट बचाना चाह रहे हो। तो जब आप अपना हाउसिंग लोन का रीपेमेंट करते हैं तो आपको एक रीपेमेंट शेड्यूल बैंक देता है, आप उनसे वो रीपेमेंट शेड्यूल मांगिए। उसमें देखिए इंटरेस्ट का कंपोनेंट कितना है, प्रिंसिपल का कंपोनेंट कितना है, और अगर आप ओल्ड रिजीम में रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप उसमें दोनों का बेनिफिट ले सकते हैं। TDS अगर कोई होता, बैंक ने अगर कुछ आपको पेमेंट की होती तो TDS काटा होता और आपको उसका बेनिफिट मिला होता। और एक्सट्रीम केस में मैं बोल रही हूँ, अगर ऐसा कुछ है जो मैं मिस कर रही हूँ, आपका कोई TDS कटा है तो आप डेफिनेटली उसको क्लेम कर सकते हैं। आपके AIS में 26AS में वो शो करेगा। हालांकि मुझे जो बैंक के प्रीपेमेंट वाली व्यवस्था है ना, उसको लेकर बड़ी आपत्ति रहती है कि अब जब शुरू में आपने सारा इंटरेस्ट लिया, बाद में से प्रिंसिपल लेते हो, ये पता नहीं आज तक सिस्टम समझ में नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मण, इसीलिए जब आप लोन लेने जाते हैं तो सबसे पहले आपको ये कैलकुलेशन करनी होती है कि आप साल के शुरू के सालों में ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो जब आप उस एसेट को बेचने जाएंगे तो हो सकता है ज़्यादा प्रॉफिट ना हो। वो कैलकुलेशन करके ही कोई खरीदारी करनी चाहिए। वैसे मुझे लगता है ये तो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है कि मान लिया हमने 20 लाख रुपए बचे हैं, जब पेमेंट करने जाओ तो नहीं, जो शुरू में जो इंटरेस्ट था भाई, जितना प्रिंसिपल उतना इंटरेस्ट लो ना, पहले सारा ले लिया, बाद में कहते सिर्फ प्रिंसिपल बचा है। इसलिए प्रीपेमेंट करने का सोचना भी पड़ता चाहिए कि आप इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, सिर्फ प्रिंसिपल दे रहे हैं। हर केस में प्रीपेमेंट ऑफ लोन सक्सेसफुल होगी भी नहीं। तो प्रीपेमेंट करने से पहले भी तो आपको सोचना चाहिए कि प्रीपेमेंट करने से फायदा हो रहा है या आप उस पैसे को कहीं निवेश कर दें और उससे कमा लें, और प्रीपेमेंट की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे जैसे लोन जा रहा है, क्योंकि वो तो वैसे ही प्रिंसिपल जा रहा है अब आपका, तो वो रिकंसिडर आई एम श्योर करना चाहिए उनको। जैसे 5 लाख रुपए इन्होंने प्रीपेमेंट कर दिया तो 5 लाख रुपए तो बैंक में कहीं जमा कर दी, उसका रिटर्न आपको मिलता रहेगा, उसका कोई फायदा होता नहीं। लेकिन फिर भी लेकिन ये व्यवस्था पता नहीं बैंक वाले या फिर किसी को देखना चाहिए रेगुलेटर को, इसको कुछ चेंज किया जाए ताकि जो प्रीपेमेंट करना चाहते हो इसी डर से नहीं करते, अब तो मेरा इंटरेस्ट सारा ले ही लियो तो पूंजी क्या आपको वापस लौटाना। खैर, लेकिन समीर जी, आपको कोई TDS नहीं मिलेगा, जितना आपने ईमेल भेजा था सवाल में उसके हिसाब से, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। प्रीपेमेंट कर दिया तो कम से कम लोन के टेंशन से दूर हो गए, यही सोच के लोग लोन प्रीपेमेंट कर देते हैं। गौरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के लिए। आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर GST जुड़ा हुआ, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। जी हाँ, tax@moneycontrol.com पे। जब आप अपना सवाल भेजते हैं तो उस सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें, ताकि इसी तरीके से डायरेक्ट आपको अपने टैक्स एक्सपर्ट से संपर्क करवा सकूं और आपकी दुविधा को दूर कर सकूं। तो टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।